राजस्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में मूंछ मुंडवाने और पहरा देने जैसे बयान जो है वो गूंजने लगे। दरअसल इस तरह की बयानबाजी चुनाव प्रचार थमते हुए यहां तक जो है चुनावी जो बयानबाजी थी वो पहुंच गई। दरअसल इसकी वजह क्या है ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले उन सवालों का जिक्र करते हैं जो आज इस वीडियो में जिनके जवाब हम टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस उपचुनाव में किन किन बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। दरअसल 7 सीटों पर उपचुनाव है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2023 में प्रचंड जीत बीजेपी को मिली थी, लेकिन उससे उलट लोकसभा के चुनाव में एक झटका बीजेपी को 11 सीटों पर झेलना पड़ा था। उसके बाद से यह मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी काफी ज्यादा कोशिश या यूं कहें कि भरसक प्रयास पे लगी है कि चुनावी जो एक नतीजों का ट्रेंड लोकसभा में दिखा उसको थोड़ा सा पलटा जाए और 2023 की विक्ट्री की तरफ एक बार फिर से उस पूरे सियासी तस्वीर को, चुनावी तस्वीर को लेकर जाया जा सके। तो ऐसे में हर एक दिग्गज ने अपनी ताकत जो है वो इसमें लगा रखी है और यहां पर जिस जिस की साख दांव पर है वो आपको बताएंगे। दूसरा सवाल ये कि उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का लिटमस टेस्ट भी है क्या? क्योंकि देखिए, लैंड जिहाद, धारा 370, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बयानबाजी का शोर भी उपचुनाव के प्रचार में खूब जो है वो सुना गया। बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि जो हिंदू एकता है या हिंदुत्व का जो मुद्दा है ये उपचुनाव भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसकी धुरी पर लेकर आया जाए ताकि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा सके। इस सवाल को भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। वहीं तीसरा सवाल जो हमने आज ही जिसकी तस्वीर देखी, टंकी पर चढ़ गए बाबा किरोड़ी, पेपर लीक क्या उपचुनाव की बन गया है धुरी? दरअसल एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर 48 घंटों से कुछ युवक जो हैं पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। अब जैसे ही उपचुनाव का प्रचार थमा तो बाबा किरोड़ी इन युवकों को मनाने पहुंचे। आखिर पूरा मामला क्या है और इससे किस तरीके का इंपैक्ट उपचुनाव पर होगा यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और कई दिग्गजों ने आखिर इस उपचुनाव से दूरी क्यों बना रखी है। आप देखिए, कई ऐसे बीजेपी के भी दिग्गज हैं जो इस उपचुनाव में पूरी तरह से उनकी भूमिका जो है वो एकदम निल देखी गई। उपचुनाव की किसी भी प्रक्रिया में, चाहे रणनीति बनाने के तहत हो या फिर प्रचार के तहत हो, कहीं भी नेताओं की भागीदारी जो है वो नहीं देखी गई। और इस तरह के नेता केवल बीजेपी में नहीं है, इस तरह के नेता जो हैं कांग्रेस के भीतर भी हैं। आखिर क्या वजह रही कि उपचुनाव में जहां अपनी अपनी सीट बचाने को लेकर पुरजोर ताकत झोंकी जा रही है, वहां पर इन नेताओं का इतना ढीला रवैया क्यों रहा? तो इन्हीं सवालों को टटोलने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल कल उपचुनाव है राजस्थान में 7 सीटों पर। कल उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे स्थिति स्पष्ट करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा इस उपचुनाव में भारी रहा। लेकिन कल का यह दिन है जहां पर 69 उम्मीदवार इन 7 सीटों पर जो हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में वोटर कैद कर देगा। 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी ट्रायंगुलर फाइट है। दौसा इस उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि यहां पर प्रत्याशी जो हैं अलग हैं। किरोड़ी लाल मीणा के भाई बीजेपी से सीट पर टिकट लड़ रहे हैं, जगमोहन मीणा, तो वहीं दूसरी तरफ डीडी बैरवा जो हैं वो इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। और इन दोनों के बीच एक तरीके से इस सीट पर कहा जाए तो बाइपोलर मुकाबला है, यानी सीधी टक्कर है। और मुकाबला भी ऐसा वैसा नहीं, मुकाबला भी नेक टू नेक फाइट का है। क्योंकि देखिए, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, उन्होंने पुरजोर मेहनत के साथ या पुरजोर कोशिशों के बाद अपने भाई को वो इस चुनाव में टिकट दिला पाए।
और अब उन्हें जिताने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी और चूंकि वो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं तो उनकी नाक का सवाल भी ये उपचुनाव बन जाता है। सचिन पायलट इसी इलाके के कद्दावर नेता हैं, राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, इसी इलाके से आते हैं और उनका हालांकि झारखंड में बाहरी राज्यों में महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वहाँ पर भूमिका अलग अलग नेताओं की या यूँ कहें कि उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके सचिन पायलट ने भले ही कम लेकिन प्रचार ज़रूर किया। एक तरीके से कहें तो ताकत अपनी ज़रूर इस उपचुनाव में राजस्थान में भी लगाई। तो दो बड़े नेताओं का यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट प्रत्याशियों के नाम पर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट के बीच देखी जा रही है। अब दौसा का हमने जिक्र किया, रामगढ़ जो सीट है वहाँ पर बीजेपी के जो यहाँ भी रामगढ़ जो सीट है यहाँ पर भी एक तरीके से बाइपोलर चुनाव भी माना जा रहा है, यानी कि नेक टू नेक फाइट सीधी टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है कि दो कैंडिडेट्स के बीच, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर विधायक थे जिनका निधन हुआ जुबैर खान साहब, उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है, आर्यन जुबैर खान जो पर चुनाव लड़ रहे हैं और सुखवंत सिंह जो हैं बीजेपी के यहाँ पर उनके सामने कैंडिडेट हैं। तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और चूंकि कांग्रेस के खाते की सीट रही है तो किस तरह का नतीजा होगा ये देखना होगा। इसके अलावा 5 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार थमते थमते इस तरह के बयान भी सामने आने लगे। खीवसर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के लिए प्रचार करते हुए यह तक कह दिया कि अगर इस चुनाव में हम जीत हासिल नहीं कर पाए तो मैं मूंछ और सिर मुंडवाकर यहीं बैठ जाऊंगा। अब देखिए, मूंछ मुंडवाने और सर मुंडवाने तक की बात गजेंद्र सिंह खीवसर कह रहे हैं और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो अपनी गाड़ियों को 120 की रफ्तार पर चुनावी सभाओं को आखिरी दिन में आखिरी वक्त में संबोधित करने के लिए दौड़ा रहे थे, वो ये कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आज और कल जो है रात भर जो है, कल उन्होंने ये बयान दिया कि कल की रात और आज की रात आप पहरा दीजिए कि कोई ऐसा अवांछनीय तत्व घुस ना आए और इलाके में नोट ना बांटने लगे। यानी पहरा देने की बात वो कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बेनीवाल भी, हनुमान बेनीवाल को भी थोड़ा डर जरूर इस सीट पर सता रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो जाट नेता, यूं कहे जाट बनाम जाट की एक लड़ाई हनुमान बेनीवाल के लिए खड़ी हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को यहां से टिकट दिया, कनिका बेनीवाल, उनके सामने बीजेपी के रेवंत राम डांगा, और रेवंत राम डांगा आप सब जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की नस नस से वाकिफ हैं। हनुमान बेनीवाल को बीते समय में चुनाव जिताने और उनके लिए कैंपेन करने को लेकर रेवंत राम डांगा की भूमिका क्या रही है आप इस सब से वाकिफ हैं। तो खुद रेवंत राम डांगा तो एक बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल के लिए बने हुए हैं। उसके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रतन चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल बन गए हैं, क्योंकि यहां पर जाट बनाम जाट की लड़ाई जो शुरू हुई है, एक तरफ जैसे ज्योति मिर्धा और दिव्या मदेरणा पर जिस तरीके से अटैकिंग हुए थे हनुमान बेनीवाल, और वापस में जो पलटवार किया ज्योति मिर्धा और दिव्या मदेरणा ने, एक बार को तो लगा कि दिव्या मदेरणा और ज्योति मिर्धा एक पाले में आकर टारगेट कर रही हैं हनुमान बेनीवाल को। तो जाट वोटों का बिखराव जिस तरीके से होता दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं, और जाट बनाम जाट की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने आखिरी क्षणों तक प्रचार किया, अपनी पूरी ताकत झोंकी। हालांकि नतीजे तय करेंगे कि इस सीट पर किस तरह की परिस्थिति बनेगी, लेकिन आखिरी वक्त तक पूरी ताकत झोंकते हनुमान बेनीवाल इस वजह से ही नजर आए हैं, क्योंकि एक तरफ कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से रेवंत राम डांगा जो उनकी नस नस से वाकिफ हैं, दूसरी तरफ जाट नेताओं की लामबंदी एक जाट नेता के लिए ही, वो भी हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। उधर किरोड़ीलाल मीणा साहब देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, 2 दिनों से टंकी पर पेपर लीक, एसआई पेपर लीक जो हुआ था, उस भर्ती के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम पास किया और महज 7 और 3 नंबरों से रह गए,
वो कहीं ना कहीं टंकी पर चढ़कर बैठ गए, क्योंकि लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक मामले, एसआई भर्ती को रद्द किए जाने की मांग हो रही है। सरकार के स्तर पर इस पर फैसला लिया जाना है, लेकिन काफी समय बीत गया है। लगभग 10 महीने सरकार में आए हुए बीजेपी को हो गए हैं, लेकिन इस पर फैसला टलता जा रहा है। और जब आज किरोड़ीलाल मीणा साहब चुनाव प्रचार के बाद इन युवाओं से मिलने पहुंचे, कोशिश की टंकी पर चढ़े, पहले सीढ़ियों पर थोड़ा टंकी पर, पानी की टंकी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब शरीर ने थोड़ा साथ नहीं दिया तो बाकायदा एक क्रेन मंगवाई गई। क्रेन के जरिए, क्रेन को लगाया गया, किरोड़ीलाल मीणा साहब ऊपर चढ़े, उन लोगों से बातचीत की, उनका प्रदर्शन खत्म करवाया। लेकिन अभी क्या इसको एक चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जाए, क्योंकि सरकार, अब मुख्यमंत्री विदेश में हैं और कहा जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री वापस नहीं लौटेंगे इस पर मामला लटका रहेगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री विदेश जाते रहे, मामला लटका रहा, इस पर कोई फैसला हुआ नहीं। तमाम मंत्री नेता ये बात कहते रहे कि सरकार के स्तर पर इस पर फैसला लिया जाना है। अब किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे इन युवकों को मनाने के लिए, लेकिन इन युवकों को हर बार की तरह, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन होते रहे, हर बार किरोड़ीलाल मीणा पहुंचते हैं, युवाओं को आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा युवाओं को मिलता कुछ भी नहीं। क्या एक बार फिर से इन युवाओं को क्या आश्वासन ही मिला है? और एक बार फिर कल चुनाव में इसका भले असर दिख जाए, लेकिन भर्ती जिसको रद्द किए जाने की मांग की जा रही है, उसको लेकर जो फैसला होना है उस पर नतीजा सिफर ही रहेगा, ये सवाल है। क्योंकि देखिए, पेपर लीक को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा, उन्होंने भी ये कहा कि मैं चुनाव जीत गया तो आंदोलन करूंगा। कांग्रेस में जो भ्रष्टाचारी हैं और खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं, उनको मैं जेल भिजवाऊंगा। किरोड़ीलाल मीणा भी इन युवाओं से मिलने पहुंचे। तो क्या उपचुनाव में कोशिश इन नेताओं की यह भी है कि उपचुनाव में पेपर लीक की धुरी और पेपर लीक पर हुए भ्रष्टाचार का डेंट कांग्रेस को दिया जा सके और उसका फायदा कहीं ना कहीं खुद लिया जा सके? लेकिन सवाल उठेगा, 10 महीने सरकार को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एसआई भर्ती मामले पर अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? क्यों इन युवाओं का भविष्य अधर में ही लटका हुआ? हालांकि अभी तक सरकार ये दावा करती है, नेता ये दावा करते हैं कि देखिए, हमने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई इस मामले में गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं, जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने इस पूरे पेपर लीक कांड को अंजाम दिया और जिनकी शह पर दिया गया, आखिर वो नेता, वो अधिकारी, वो पेपर लीक माफिया अभी तक सरकार की, कानून की, एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? बड़े मगरमच्छों को जो पकड़ने की बात सरकार करती रही है, आखिर वो बड़े मगरमच्छ सरकार की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? कानून की पकड़ से बाहर क्यों हैं? ये सवाल है। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर। एक सवाल ये उठा है कि उपचुनाव में बीजेपी के भीतर भी कई बड़े दिग्गज जो हैं वो प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। मसलन वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि क्यों आखिर न वो प्रचार में दिखाई दी। हालांकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में स्टार प्रचारकों में जरूर उनका नाम मेंशन किया गया, नाम शामिल किया गया, लेकिन प्रचार में किसी भी सीट पर वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। लगातार मीडिया बीजेपी नेताओं से इस बाबत सवाल भी करती रही, लेकिन कोई एक ठोस जवाब बीजेपी की तरफ से इस मामले पर नहीं आ पाया। और न केवल प्रचार से, पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर इस उपचुनाव को लेकर रणनीतिक लिहाज से जो बैठकें हुई, उसमें से भी वसुंधरा राजे जो हैं वो गायब रही। यानी इस पूरी प्रक्रिया में वसुंधरा राजे की भूमिका कहीं दिखाई नहीं दी। कई और भी नेता हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या वजह रही, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस पूरे उपचुनाव में, जिस तरीके 7 सीटों पर यह उपचुनाव होना है, इसमें बीजेपी की खाते की एक ही सीट रही, सलुम्बर सीट। बाकी एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, एक बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी, और बाकी सारी सीटें कांग्रेस के खाते की रही हैं। अगर तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इस चुनावी कैंपेन में जुटते, मसलन वसुंधरा राजे और तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं राजस्थान की सियासत में, और नतीजे अनुकूल नहीं निकलते हैं, तो बीजेपी के तमाम दिग्गजों का एक कलेक्टिव फेलियर उसको माना जाता। क्या इसी डर की वजह से बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को कलेक्टिवली इस चुनाव प्रचार में नहीं उतारा? ये एक
समझने वाली बात है। और क्या कांग्रेस में भी इसी तरह की स्थिति है? हालांकि कांग्रेस में देखिए बाकी राज्यों में भी नेताओं की ड्यूटी लगी है, लेकिन अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी, इस तरह के नेता चुनाव प्रचार से नदारद दिखाई दिए। क्या कांग्रेस में भी यही स्थिति है कि अगर इन 7 सीटों पर ऊंच नीच या प्रतिकूल नतीजे आते हैं तो ये तमाम नेताओं का या पार्टी स्तर पर एक कलेक्टिव फेलियर इन नेताओं का माना जाएगा? खैर, ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।